कहानी की शुरुआत होती है एक युवा राजा से, जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। फिर दृश्य बदलता है और उसका विशाल महल दिखाई देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि महाराजा छत के ऊपर है और वह छत के किनारे खड़े होकर बोलना शुरू करता है और कहता है, क्या तुम यहाँ हो चार्डिया? अगर तुम वही रोशनी हो जो तारों को चमक देती है, तो मेरे सामने आओ, इस देश में आओ, जहां देवता और इंसान साथ शासन करते हैं। हे मानवता के अंतिम मास्टर। इसके बाद उसका पूरा शहर दिखाया जाता है, एक बेहद खूबसूरत और भव्य नगरी। फिर दृश्य बदलता है एक बर्फ से ढका पहाड़, तेज बर्फीला तूफान, और उसी पहाड़ के बीच एक रिसर्च लैब जहां कुछ लोग काम कर रहे हैं। तभी एक लड़की, जिसका नाम मैश है, वह लैब का दरवाजा खोलता है और अंदर से एक लड़का फुजिमारू उसे देखकर कहता है, सुप्रभात। मैश जवाब देती है, सुप्रभात फुजिमारू। मैश क्रिलाइट आ गया है, माफ कीजिए, मुझे 2 मिनट की देरी हो गई। वह सबसे माफी मांगती है। तभी डॉक्टर रोमन कहते हैं, सुप्रभात मैश। मैश भी जवाब देती है, सुप्रभात डॉक्टर रोमन। फुजिमारू पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैश कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह सुनकर फुजिमारू कहता है, अच्छा है, मुझे राहत मिली। मैश कहती है, आपको चिंतित करने के लिए मुझे माफ कीजिए। तभी डॉक्टर रोमन उन्हें रोकते हुए कहते हैं, जब तुम दोनों यहां आ ही गए हो, तो हम मिशन की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। दोनों हामी भरते हैं। अगले दृश्य में लैब के अंदर एक बड़ा ग्लोब दिखाया जाता है। डॉक्टर रोमन कहते हैं, आज सुबह 7 बजे हमने चार्डिया में 7वीं सिंगुलैरिटी के लिए रे शिफ्ट की तैयारी पूरी कर ली है। यह अंतिम सिंगुलैरिटी है और इसमें मौजूद है सोलोमन द्वारा दिया गया 7वां पवित्र ग्रेल। फिर वह फुजिमारू से कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे वापस लेकर आओ। फुजिमारू कहता है, आखिरकार यह दिन आ ही गया। माश भी सहमति में कहती है, हाँ। फुजिमारू कहता है, 2017 का खोया हुआ साल हमारे करीब आ रहा है, हमें कुछ करना होगा। मैश कहती है, हमें मानव इतिहास के विनाश को रोकना होगा। यह सुनकर डॉक्टर रोमन कहते हैं, इसीलिए ग्रैंड ऑर्डर मौजूद है। इसके बाद डॉक्टर रोमन उन सभी जगहों के नाम बताते हैं जहां वे जा चुके हैं, ऑर्लियंस, सेप्टेम, ओकेनोस, लंदन, नॉर्थ अमेरिका, कैमलॉट। इन सभी यात्राओं के बाद हम आखिरकार इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। अब हम रे शिफ्ट करेंगे एक महान प्राचीन सभ्यता में, 2600 ईसा पूर्व, जिसे देवताओं के युग का अंतिम समय भी कहा जाता है। इस बीच अचानक लैब का गेट खुल जाता है और इससे फुजिमारू और मैश डर जाते हैं। एक महिला लैब के अंदर प्रवेश करती है और कहती है, ठीक। वह आगे कहती है कि सिर्फ वहां पाए जाने के कारण इसे अन्य सिंगुलैरिटीज की तुलना में अत्यंत कठिन माना जाता है। सभी लोग इस महिला को देखकर हैरान हो जाते हैं। इस महिला का नाम दा विंची है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुश होता है और धन्यवाद कहता है। एक प्रतिभा को चौंकाने में सक्षम होना चाहिए। यह सुनकर फुजिमारू कहता है, हम बनेंगे। फुजिमारू विंची से कहता है, आप जानती हैं कि आपको एक बड़े एंट्री के साथ हमें चौंकाना चाहिए, है ना? इस पर विंची कहती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? बोरिंग। विंची कहती है, आज मुझे अपनी लेक्चर में कुछ जानकारी जोड़ने दीजिए। फिर विंची इतिहास के देवताओं के युग के बारे में बताना शुरू करती है। मेसोपोटामिया एक समृद्ध सभ्यता थी जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित थी, जो फारस की खाड़ी में बहती हैं। हाँ, हम शुरुआती डायनास्टिक पीरियड में जा रहे हैं। तब डॉक्टर रोमन कहते हैं, देवताओं का युग। डायनास्टिक पीरियड के बाद सभ्यता धीरे धीरे गिरने लगती है। तो क्या हम ऐसे समय को देख पाएंगे जहां देवता और दानव दोनों साथ रहते थे? हालांकि फिर भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लैब के अंदर से एक टीम मेंबर कहता है, तुम सही हो, आखिरकार तुम अब तक 6 सिंगुलैरिटी को पुनर्स्थापित कर चुके हो। फिर विंची कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। मैं तुम्हारी चतुराई पर भरोसा करती हूं। तुम्हारे अस्तित्व का प्रमाण पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, इसीलिए तुम आराम कर सकते हो और अपने एडवेंचर का आनंद ले सकते हो। इसके बाद डॉक्टर रोमन मैश और फुजिमारू से कहते हैं, अगर लियोनार्डो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो यह वास्तव में एक दुर्लभ अनुभव है। जब सब कुछ हल हो जाए और यात्रा समाप्त हो जाए, तो तुमने जो सीखा है वह मेरे साथ साझा करना। फिर मैश, फुजिमारू और विंची लैब से बाहर जा रहे थे। जाते जाते विंची कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कीमती तैयार कर रही हूं। अचानक मैश रुक जाती है और डॉक्टर रोमन से कहती हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? इसके बाद दिखाया जाता है कि लैब के कुछ टीम मेंबर मिलकर टाइम मशीन तैयार कर रहे थे। लक्ष्य 2600 बीसी, उरुक वर्ष सेट किया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मैश और फुजिमारू एक छोटे से कैप्सूल में प्रवेश करते हैं और सब कुछ ठीक से चेक करने के बाद टाइम मशीन शुरू कर दी जाती है। डॉक्टर रोमन कहते हैं, वे ग्रैंड वार्ड की शुरुआत में जा रहे हैं, 7वें होली ग्रेल की खोज में। अगले सीन में एक घना और पूरी तरह शांत जंगल दिखाया जाता है। फिर दिखता है कि मैश और फुजिमारू आसमान से गिर रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं, हम नीचे गिर रहे हैं। फुजिमारू कहता है, मैश, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। मैश कहती है, हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैश अपने सामने एक शील्ड खोलती है और फुजिमारू से कहती है, मेरी कमर को कसकर पकड़ लो। मैश एक देवता को पुकारती है, सरगलाहट, कृपया मुझे अपनी शक्ति उधार दें, प्रकट हो जाओ, लॉर्ड कैमलॉट। इसके बाद देखा जाता है कि उसकी शील्ड से एक अदृश्य शक्ति निकलती है जो एक विशाल दीवार बना देती है। वे दोनों उस दीवार पर हमला करते हैं, लेकिन वह दीवार हवा में गायब हो जाती है।
फिर देखा जाता है कि मैश जमीन पर लेटी हुई है और उसके ऊपर फुजिमारू बैठा हुआ है। मैश कहती है, फुजिमारू मतलब मास्टर, क्या आप ठीक हैं? फुजिमारू कहता है, धन्यवाद मैं ठीक हूं। इसके बाद फुजिमारू मैश के ऊपर से उठ जाता है। वह कहता है, हम आखिरकार पहुंच गए। क्या रेस्ट शिफ्ट सफल हुआ? दोनों सामने एक सुनसान शहर को देखते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रोमन उनकी लोकेशन देखकर कहते हैं कि उन्हें इस युग के सबसे बड़े शहर में पहुंचना चाहिए था। विंची कहती है, मैं देख रही हूं, लेकिन वे किसी जादुई बाधा से रोके गए हैं। वह आगे कहती है, लगता है उरु के बाहर एक रक्षात्मक बैरियर है, शायद बाहर से होने वाले हमलों को रोकने के लिए। फिर डॉक्टर रोमन कहते हैं, क्या आप दोनों हमारी बात सुन पा रहे हैं? फुजिमारू जवाब देता है, हाँ डॉक्टर, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं। हम इस रक्षात्मक बाधा के कारण अंदर नहीं जा पा रहे, है ना? डॉक्टर रोमन कहते हैं, उरुक को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए यह सुरक्षा बनाई गई है। फिर विंची पूछती है, मैंने जो गिफ्ट भेजा था वह कैसा है? फुजिमारू कहता है, हाँ, नए गियर के लिए धन्यवाद, इससे हम इस गॉड्स के युग में काम कर पाएंगे। फुजिमारू अपने हाथ की ओर देखकर कहता है, अब मेरे पास 3 कमांड सील्स भी हैं। विंची कहती है, यह अच्छी बात है। डॉक्टर रोमन कहते हैं, फिर भी आपको और सावधान रहना होगा। मैस आसमान की ओर देखकर कहती है, यूफ्रेटीज नदी सच में मौजूद है? फुजिमारू कहता है, पहले इस इलाके की जांच करते हैं। तभी वे दोनों सामने कुछ बड़े और रहस्यमयी जीवों को देखते हैं। मैश कहती है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैश अपनी शील्ड खोलती है और वे जीव उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। मैश अकेले ही उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और एक एक करके उन्हें अपनी शील्ड से हराने लगती है। तभी एक जीव अचानक उसके सामने आ जाता है और मैश उसे संभाल नहीं पाती। उसी समय फुजिमारू अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी शक्ति देता है। फिर मैश उस जीव को हवा में उठाकर एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देती है। इसके बाद वे दोनों घायल जीवों के पास जाते हैं। फुजिमारू कहता है, मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मैश कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बाकी दानवी जीवों से अलग है। मैश कहती है, आप इनसे दुश्मनी महसूस कर सकते हैं। फुजिमारू कहता है, शायद यही कारण है कि यह शहर बर्बाद हो चुका है। फुजिमारू कहता है, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, ये अकेले दानव नहीं है। तभी वे एक लड़की की आवाज सुनते हैं। फुजिमारू ऊपर देखता है और एक लड़की उसके ऊपर गिर जाती है। फुजिमारू कहता है, हेलो, मैं तुम्हारा कुशन हूं। अरे तुम क्या कर रही हो? लड़की गुस्से में कहती है, किसने तुम्हें बिना अनुमति मेरे लिए कुशन बनने को कहा? जल्दी करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वह कहती है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यह देखकर मैश तुरंत अपने मास्टर फुजिमारू की मदद के लिए दौड़ती है। फिर सीन बदलता है और लैब का दृश्य दिखाया जाता है। विंची पूछती है, क्या हम फिर से फुजिमारू से संपर्क कर सकते हैं? डॉक्टर रोमन कहते हैं, हम पहले से ही उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं। एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन वे ठीक हैं। हालांकि सब कुछ हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा, फिर भी वे सुरक्षित रहेंगे। फिर सीन वापस उसी जगह आता है जहां फुजिमारू उस लड़की से माफी मांग रहा है। लड़की कहती है, तुमने बिना पूछे मेरे शरीर को छूने की हिम्मत कैसे की? वह पूछती है, तुम किस शहर से आए हो? फुजिमारू कहता है, यह जानबूझकर नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। मैश कहती है, मैं कहूंगी यह एक टक्कर थी, कृपया हमारी बात सुनिए। मिस, लड़की आश्चर्य से उन्हें देखती है और कहती है, तुम सच में नहीं जानते मैं कौन हूं? मैश कहती है, हमें माफ कीजिए, हम कालडिया नामक संगठन के सदस्य हैं। मानव व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर लड़की कहती है, तो तुम दूर से आए विदेशी मेहमान हो? वह सिर झुकाकर कहती है, ठीक है, ऐसा अक्सर होता है। फिर वह कहती है, और धन्यवाद, मैं घायल थी। वह आगे कहती है, लेकिन बिना मेरी अनुमति मुझे छूना इस दुनिया में स्वीकार्य नहीं है, समझे? फुजिमारू कहता है, मैं आगे से सावधान रहूंगा। फिर वह अपना परिचय देता है, मैं रित्सुका फुजिमारू हूं, वह मास्टर जिसने वीर आत्माओं से अनुबंध किया है। मैश कहती है, और मैं मैश कैरिलाइट हूं। लड़की घमंड से कहती है, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताऊंगी, मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। फिर वह उंगली दिखाकर कहती है, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या तुमने यहाँ आसपास कोई कीमती चीज देखी है? फुजिमारू कहता है, क्या? लड़की गुस्से में कहती है, ऐसी चीजें जो तुम्हें देखकर लगे वाह कितनी शानदार है। और तभी उन सभी ने किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनी। फुजिमारू और मैश ने जिन रहस्यमयी जीवों को अभी अभी हराकर भगाया, वे अब बड़ी संख्या में उनकी ओर बढ़ते हुए आ रहे थे। यह देखकर अचानक वह अजनबी लड़की एक छलांग में आसमान में उड़ गई और अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक एक करके उन सभी रहस्यमयी जानवरों को मारने लगी। और जब उसने सारे जीवों को खत्म कर दिया तो वह फुजिमारू के सामने आकर खड़ी हो गई। फुजिमारू और मैश बोले, अद्भुत, अविश्वसनीय। लेकिन तभी पहले से दोगुनी संख्या में वे जानवर फिर से उनकी ओर आने लगे। मैश और फुजिमारू लड़ाई के लिए तैयार हो गए। फुजिमारू पीछे मुड़कर उस लड़की से मदद मांगने गया, लेकिन देखा कि वह गायब हो चुकी है। फिर उन्होंने देखा कि वह ऊपर से कह रही है, देवा स्वप्न, देखना बंद करो। तुमने खुद को मास्टर फुजिमारू कहा था, है ना? अगर तुम इस स्तर को भी संभाल नहीं सकते, क्या ह्यूमन ऑर्डर को बहाल करना सिर्फ बेकार की बात है। यह कहकर वह लड़की उन्हें उस हालत में छोड़कर चली गई। फिर फुजिमारू और मैश उस दिशा में दौड़ने लगे जहां उन जीवों की संख्या कम थी। यह सब कोई दूर से छिपकर देख रहा था, लेकिन वे जितना भी दौड़ते, वे रहस्यमयी जीव उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति ने कहा, कुसी, क्या आप लोग बचना चाहते हैं? फिर उस व्यक्ति ने अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करके उन सभी जानवरों को खत्म कर दिया और कहा,
आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है डियर मास्टर। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। मैं एनकिडू हूँ। मैं आपके आगमन का देवताओं के युग में इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मैश हैरान होकर बोली, यहाँ कोई निवासी है? एनकिडू बोला, मेरा मानना है कि आपको मेरे बारे में और जानकारी होनी चाहिए। फिर रिसर्च लैब में दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर रोमन कहते हैं, तो क्या आप सच में एनकिडू हैं? वह वास्तव में देवताओं का हथियार है। डॉक्टर रोमन आगे कहते हैं, राजा गिलगामेश, जो आधे मानव और आधे देवता हैं, उन्हें देवताओं के पास वापस लाने के लिए एनकिडू को स्वर्ग की जंजीर के रूप में बनाया गया था। वह एक धर्मनिष्ठ और नैतिक नायक है जिसे राजा गिलगामेश भी नष्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर एनकिडू बोला, आप लोग मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। फिर उन्होंने हाथ मिलाया और एनकिडू बोला, मैं तुम्हें उरुक तक ले जाऊंगा। यह सुनकर फुजिमारू ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वे सभी ओरुक की ओर चल पड़े। रास्ते में पहाड़ों को पार करते हुए वे एक नदी के सामने पहुंचे। एनकिडू बोला, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसे कोई यहाँ आया है। फुजिमारू ने पूछा, ओरुक पहुंचने में कितना समय लगेगा? एनकिडू बोला, हम सीधे दक्षिण जा रहे थे, लेकिन हमें दूसरे इलाके में प्रवेश करना होगा। मेष ने पूछा, क्या वह खतरनाक है? एनकिडू बोला, इस समय मेसोपोटामिया विनाश के संकट का सामना कर रहा है। शहर एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। जो बचे हैं वे उरुक में शरण लेने आ रहे हैं। मैश ने पूछा, क्या यह पवित्र ग्रेल के कारण हो रहा है? एनकिडू बोला, नहीं, पवित्र ग्रेल अभी किसी के हाथ में नहीं है। मनुष्यों के दुश्मन है, देवता। यह सुनकर मैश और फुजिमारू दोनों चौंक गए। एनकिडू बोला, 3 देवी गठबंधन? फुजिमारू बोला, देवी गठबंधन? मैश बोली, अगर वे देवता हैं तो क्या उन्हें मनुष्यों का साथ नहीं देना चाहिए? एनकिडू बोला, देवता कभी मनुष्यों का साथ नहीं देते। वह आगे बोला, 3 महान देवियों ने मिलकर मनुष्यों को खत्म करने के लिए एक गठबंधन बनाया है। उन्होंने इस भूमि में विनाश फैलाने के हर संभव तरीके अपनाए हैं। उनमें से एक डेमोनिक बीस्ट देवी है, जिसने उन राक्षसी जीवों को बनाया है जिन्हें हमने उत्तर क्षेत्र में देखा। इन राक्षसी जीवों से लड़ने के लिए मनुष्यों ने भी कुछ ऐसा बनाया है जो उनका सामना कर सके। फिर वे तीनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते वे पहाड़ के अंत तक पहुंच गए। तभी एनकिडू बोला, दुनिया को बचाने के लिए यही सबसे बड़ा और आखिरी किला है। और तब उन्होंने नीचे देखा, जहां बहुत सारे राक्षसी जीव थे और एक विशाल दीवार से घिरा हुआ क्षेत्र था। एनकिडू बोला, इस दीवार का नाम है परम डेमोनिक फ्रंटियर, बेबीलोनिया।